भारत के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वीर शैव संप्रदाय सुर्खियों में आया है। दरअसल हाल ही में कर्नाटक राज्य के दावणगेरे में अखिल भारत वीर शैव लिंगायत महासभा का 24वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में वीर शैव महासभा ने कई अनूठे प्रस्ताव रखे। वीर शैव महासभा ने अपने समुदाय के सदस्यों से आगामी जनगणना या जाति जनगणना में खुद को हिंदू नहीं बताने का आग्रह किया है। वीर शैव महासभा ने कहा कि समुदाय के सदस्यों को अगली जनगणना में अपने धर्म का वर्णन करने के लिए हिंदू शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद का वर्णन करने के लिए केवल वीर शैव या लिंगायत शब्दों का उपयोग करना चाहिए। वीर शैव महासभा ने कहा कि यह समाज की भलाई के लिए है और दुनिया को हमारे समुदाय की विशिष्ट संख्या के बारे में बताने के लिए है। वीर शैव महासभा ने यह भी कहा कि नई जनगणना वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए और इसमें वीर शैव लिंगायत समूहों की उपजातियों सहित सभी जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति की गणना की जानी चाहिए। वीर शैव महासभा ने यह भी मांग उठाई कि राज्य सरकार को बसवन्ना को राज्य का सांस्कृतिक नेता घोषित करना चाहिए। आइए समझते हैं शैव धर्म, लिंगायत संप्रदाय क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देखिए, भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों और भगवान शिव की आराधना करने वाले लोगों को शैव कहते हैं और शिव से संबंधित धर्म को शैव कहा गया है। शिव की आराधना करने का प्रमाण बहुत पुराना है। जैसे शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में भी मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। जैसे ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है और अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। वहीं मत्स्य पुराण में शिवलिंग की पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। आपको बता दें कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं पाशुपत, कापालिक, कालमुख और लिंगायत। हालांकि शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदाय भी देखने को मिलते हैं। वहीं लिंगायत की बात करें तो लिंगायत संप्रदाय को भारत के प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा माना जाता है। इस संप्रदाय को वीर शैव भी कहा जाता है। कहीं कहीं आप लिंगायत संप्रदाय के लिए जंगम शब्द भी लिखा हुआ पाएंगे। माना जाता है कि इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। बासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को माना गया है। बासव को ही बसवन्ना, बसवेश्वर आदि कहा जाता है। आइडियोलॉजी की बात करें तो लिंगायत संप्रदाय भगवान शिव की स्तुति आराधना पर आधारित है। इस मत के ज्यादातर अनुयायी दक्षिण भारत में ही निवास करते हैं। ये लोग मुख्यतः बासव की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। इस संप्रदाय में मान्यता है कि शिव से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद ही भगवान ब्रह्म, भगवान विष्णु, भगवान महेश की उत्पत्ति हुई। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी अपने शरीर पर शिवलिंग धारण करते हैं। माना जाता है कि शैव अपने धार्मिक विश्वासों और दर्शन का उद्गम वेदों तथा 28 शैवागमों को मानते हैं। गौरतलब है कि वीर शैव वेदों में अविश्वास नहीं करते। हालांकि इनके दर्शन, कर्मकांड की उत्पत्ति मुख्य रूप से शैवागमों तथा वचनकार से मानी जाती है। वचनकार मतलब पुराने योगी। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि 12वीं से 16वीं सदी के बीच लगभग 300 वचनकार हुए, जिनमें से 30 स्त्रियां रहीं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम महात्मा बसवेश्वर या बासव का है। बसवेश्वर कल्याण कर्नाटक के जैन राजा विज्जल के प्रधानमंत्री थे। बसवेश्वर का लक्ष्य ऐसा आध्यात्मिक समाज बनाना था जिसमें जाति, धर्म या स्त्री पुरुष का भेदभाव न रहे। वह कर्मकांड संबंधी आडंबर के विरोधी थे और मानसिक पवित्रता एवं भक्ति की सच्चाई पर बल देते थे। वो मात्र एक ईश्वर की उपासना के समर्थक थे। महात्मा बसवेश्वर के अनुयायियों में बहुत से हरिजन थे और उन्होंने अंतरजातीय विवाह भी संपन्न कराए थे। आपको बता दें कि शून्य संपाद ने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। आपने YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कई बार देखा होगा कि छोटे बच्चे खेल कूद रहे होते हैं और अचानक से कोई पालतू कुत्ता या आवारा कुत्ता इन पर अटैक कर देता है और बच्चों को सीरियस इंजरी हो जाती है। कई टांके लगवाने पड़ते हैं। लोकल अखबारों में तो कई बार इससे भी खराब न्यूज़ छपती है। एक बार खबर आई थी कि एक लोकल सरकारी हॉस्पिटल में एक नवजात बच्चे को आवारा कुत्ते घसीट कर ले गए और बच्चे की दुखद मौत हो गई। रास्ते में भी चलने वाले लोगों को पालतू कुत्ते या आवारा कुत्ते काट लेते हैं और बवाल मच जाता है। कई केसेस में सीरियस इंजरी देखने को मिलती है और कई बार ऐसे एनिमल अटैक से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इससे रिलेटेड आंकड़े भी हमारे पास हैं।
भारत में लेटेस्ट एनसीआरबी क्राइम रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 में जानवरों के हमलों में 2021 की तुलना में 19% की वृद्धि हुई। इसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जानवरों के हमलों में मरने वाले या घायल होने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखा गया। आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में भारत में जानवरों के काटने से 1510 लोगों की मौत हुई। इनमें से 1205 पुरुष और 305 महिलाएं थीं। वहीं 2021 में 1264 लोगों की जानवरों के काटने से मौत हुई थी। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताया गया कि 2023 में भारत में लगभग 27.6 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा। वहीं 2022 में 21.8 लाख कुत्तों के काटने की सूचना मिली। ये लगभग 26.5% की वृद्धि थी। ये आंकड़े परेशान कर देने वाले हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत में आवारा और पालतू जानवरों से होने वाले हमलों की समस्या बहुत गंभीर है। अब आपने आंकड़े देख लिए, समस्या का भी पता चल गया, लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आता है कि समस्या का कानूनी समाधान क्या है। आपको बता दें, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि अगर आवारा कुत्ते यानी जो तकनीकी रूप से किसी के स्वामित्व वाले पशु नहीं हैं ने अगर किसी इंसान पर हमला किया तो नियमित रूप से उन्हें खाना खिलाने वाले लोगों को लागत वहन करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, यहां बनाया जा सकता है कहा गया है। देखिए, आपको पता ही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को बदलने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का निर्माण कर चुकी है। भारतीय न्याय संहिता में ऐसे केसेस से रिलेटेड कुछ प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत यदि आपका पालतू जानवर किसी इंसान पर हमला करता है तो आपको 6 महीने तक की कैद के साथ 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बीएनएस की धारा 291 का शीर्षक है जानवरों के संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें कहा गया है, जो कोई जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में किसी भी जानवर के साथ ऐसे उपाय करने से चूक जाता है जो मानव जीवन के लिए किसी भी संभावित खतरे के लिए पर्याप्त है, तो ऐसे जानवर से गंभीर चोट लगने पर 6 महीने तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ प्रावधान आईपीसी की धारा 289 में भी था, लेकिन आईपीसी की धारा 289 में 6 महीने तक की कैद के साथ साथ 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान था। इसी के साथ अब सोशल मीडिया पर कई भारतीयों ने इस बदले हुए कानून पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जबकि अन्य ने शिकायत की है कि जुर्माना अभी भी बहुत कम है। लोग कह रहे हैं कि यह जुर्माना किसी पालतू जानवर द्वारा काटे जाने की स्थिति में उनके इलाज के खर्च को कवर करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। देखिए, कानून तो अपनी जगह बन ही रहा है और यह काम भी करेगा, लेकिन इस मामले में एक सोसाइटी के तौर पर पशु मालिकों की भी नैतिक जवाबदेही बनती है कि वो ऐसे पशु ना पालें जो आक्रामक हों और किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर पालते भी हैं तो जानवरों की प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। हाल ही में पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजर ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोन नेशंस OIF के साथ अपने सभी सहयोग निलंबित कर दिए। देश के सैन्य नेताओं ने कहा है कि नाइजर धीरे धीरे पूर्व औपनिवेशिक शासक फ्रांस के साथ अपने सारे संबंध तोड़ रहा है। आपको बता दें, नाइजर की सेना ने जुलाई में तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसका मतलब है कि नाइजर में सैन्य शासन है और यहां पर सेना ही शासन कर रही है। हालांकि इस बात पर नाइजर के फ्रांस और अन्य पश्चिमी सहयोगियों ने कड़ी निंदा की थी। इसके साथ ही नाइजर ने फ्रांसीसी सैनिकों को भी देश से बाहर निकाल दिया था, जो पश्चिमी अफ्रीकी देश में 1 दशक पुराने सशस्त्र विद्रोह से लड़ने में मदद कर रहे थे। यह ध्यान रखने वाली बात है कि नाइजर फ्रांस का एक बड़ा उपनिवेश है और यहाँ फ्रांस की सरकार ने अर्थव्यवस्था के सारे सेक्टर्स में काफी निवेश करके रखा है। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोन नेशंस की। इससे पहले समझिए कि फ्रैंकोफोन क्या होते हैं। फ्रैंकोफोन का सीधा सा मतलब है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। फ्रैंकोफोन समुदाय में 5 महाद्वीपों में फैले 321 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं, जो फ्रेंच भाषा को आधिकारिक दूसरी तथा विदेशी भाषा के रूप में साझा करते हैं और एक सामान्य इतिहास, संस्कृति और मूल्यों को भी साझा करते हैं। यदि हम वर्तमान स्थिति में फ्रैंकोफोनी का विश्लेषण करें तो 2022 में 321 मिलियन बोलने वालों के साथ फ्रेंच भाषा अंग्रेजी, चीनी, हिंदी और स्पेनिश के बाद दुनिया में 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी हुई है। एक विदेशी भाषा के रूप में 50 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा फ्रेंच दुनिया में दूसरी सबसे अधिक सीखी जाने वाली भाषा है। 2010 के बाद से, यानी जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा भाषा दिवस की स्थापना की गई थी, 20 मार्च को हर साल फ्रैंकोफोनी के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख रही है, क्योंकि यह दुनिया भर में फ्रांसीसी भाषा, फ्रैंकोफोन संस्कृति और सभी फ्रांसीसी मूल्यों का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। अब इसी संदर्भ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोन नेशंस को समझ लेते हैं।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ऐसे देश और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां फ्रेंच एक सामान्य भाषा या प्रथागत भाषा है, या जहां आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्रैंकोफोन यानी फ्रेंच भाषी है, या जहां फ्रेंच संस्कृति के साथ उल्लेखनीय जुड़ाव है। इस संगठन में 88 सदस्य देश और सरकारें शामिल हैं। इनमें से 54 राज्य और सरकारें पूर्ण सदस्य हैं, 7 सहयोगी सदस्य हैं और 27 पर्यवेक्षक हैं। यह संगठन 1970 में बनाया गया था। इसके मकसद की बात करें तो इसका मकसद फ्रेंच भाषा और सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बढ़ावा देना, शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, शिक्षा, प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा और अनुसंधान का समर्थन करना, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आपने एक कहावत सुनी होगी, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। हाल ही में हुई एक रिसर्च ने इस कहावत को सच कर दिया है। यह रिसर्च हुई है माइक्रोप्लास्टिक्स पर। आपको पता ही है कि माइक्रोप्लास्टिक्स एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रवेश कर चुके हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स इंसानी स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं। लेकिन खतरा सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक्स का नहीं है। शोधकर्ताओं के मुताबिक प्लास्टिक के ये महीन कण न केवल पैथोजेंस को अपनी सतह पर पनपने का मौका देते हैं, बल्कि उनके प्रसार में भी मददगार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन के नतीजे इको एनवायरनमेंट एंड हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। चिंता की बात यह है कि जलीय परिवेश में मौजूद यह माइक्रोप्लास्टिक कुछ विशिष्ट पैथोजेंस के लिए वाहकों के रूप में भी काम करते हैं। ऐसे में जब पानी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स इंसानी शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनके साथ यह रोगजनक भी मानव शरीर में घुसपैठ करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। आइए समझते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं और ये कैसे इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। प्लास्टिक के बेहद महीन कण जिनका आकार 5 मिलीमीटर या फिर उससे भी कम होता है, उनको माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। देखिए, 1950 के दशक के बाद से देखें तो प्लास्टिक का उत्पादन अन्य मानव निर्मित सामग्रियों से आगे निकल गया है। आज की तारीख में आप जहां भी नजर घुमाएंगे आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखेगा। अब प्लास्टिक के बारे में यह समझना इंपॉर्टेंट है कि यह कोई ऐसी चीज नहीं जो साल 2 साल में अपने आप खत्म हो जाता है। यदि इसका उचित निपटान न किया जाए तो एक बार वातावरण में पहुंचने के बाद यह कई 100 सालों तक बना रह सकता है। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। यदि सिर्फ 2016 के आंकड़ों पर गौर कर लें तो अनुमान है कि इस साल उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का करीब 11% हिस्सा, जो कि करीब 2.3 करोड़ टन होता है, वो जलीय वातावरण में प्रवेश कर गया था। दुनिया भर में जिस तरह से प्लास्टिक उपयोग बढ़ रहा है, इसके कचरे का उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, उसके कारण यह कण पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां प्लास्टिक के इन महीन कणों की मौजूदगी के निशान न मिले। बात गहरे समुद्रों से लेकर ऊंचे पहाड़ों की हो या नदियों से लेकर बर्फ से ढके अंटार्कटिक की धरती पर, हर जगह प्लास्टिक के इन कणों की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को न केवल हवा और बादलों में बल्कि इंसानी शरीर में भी माइक्रोप्लास्टिक्स के होने के सबूत मिले हैं। एनवायरमेंट इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अन्य शोध में तो अजन्मे शिशुओं के प्लेसेंटा यानी गर्भनाल में भी माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी का पता चला था। इसी तरह इंसानी रक्त, फेफड़ों, नसों तक में इनके होने के सबूत मिले हैं। यह पूरी तरह स्पष्ट करता है कि वातावरण में बढ़ता प्लास्टिक का यह जहर न केवल हमारे परिवेश बल्कि हमारी नसों और शरीर के अंगों तक में घुल चुका है। अब देखा जाए तो अपने आप में ही यह माइक्रोप्लास्टिक्स इंसानी स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। ऊपर से जलीय परिवेश में पैथोजेंस को पनपने और उनके प्रसार में मदद करके यह संक्रमण के खतरे को कहीं ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यह इंसानों के साथ साथ समुद्री जीवों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। शोधकर्ताओं ने अपने इस अध्ययन में माइक्रोप्लास्टिक्स के छिपे खतरों पर प्रकाश डालते हुए इसके बढ़ते प्रदूषण की तत्काल निगरानी पर जोर दिया है। साथ ही इस बात पर और अधिक शोध करने का आग्रह किया है ताकि इससे जुड़े खतरों को कहीं बेहतर तरीके से समझा जा सके। पहला सवाल है, शैव संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। वायु पुराण में शिवलिंग की पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। 1, 2 और 4 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, 1, 3 और 4 सही हैं, या फिर 1, 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? भोपाल, रायपुर, पटना या फिर चंडीगढ़? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती हैं? रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान।
रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, या फिर रूस, अजरबैजान, इराक, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। दूसरा प्रश्न था, ओपेक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में की गई थी। ओपेक के संस्थापक देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला हैं। ओपेक का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनना था। कथन 1 गलत है, कथन 1 और 3 गलत हैं, कथन 3 गलत है, या फिर सभी कथन सही हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 3 गलत है। इस साल भारत ने कई सेक्टर्स में अच्छे और खराब रिकॉर्ड बनाए हैं। साल खत्म होने वाला है और हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें एक खराब रिकॉर्ड का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट ने सोचने पर भी मजबूर किया है। हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ से रिलेटेड है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल 1 जनवरी से 25 दिसंबर तक भारत में 204 बाघ मारे गए। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन इस पर गर्व नहीं किया जा सकता। गैर लाभकारी संस्था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे अधिक 52 बाघ मरे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 45 बाघों की मौत हुई। यहां यह उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को अपनी बाघ संख्या के कारण टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि 26 मौतों के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु और केरल में 15-15 बाघों की मौत हुई। कर्नाटक में 13 मौतें दर्ज की गईं, जहां मध्य प्रदेश के बाद देश में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। असम और राजस्थान में प्रत्येक में 10 मौतें दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में 7 बाघों की मौत हुई। बिहार और छत्तीसगढ़ में 3-3, जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 2-2 बाघों की मौत हुई। तेलंगाना में 2023 में 1 बाघ की मौत दर्ज की गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इस साल हुई बाघों की मौत पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि भारत जैसे देश में जी जान से बाघ संरक्षण के हर संभव प्रयास किए जाते हैं, फिर भी पिछले 1 दशक में बाघों की सबसे ज्यादा मौतें क्यों हुई? आखिर इसका कारण क्या है? क्या इसके लिए शिकार जिम्मेदार है या फिर सरकारी अव्यवस्था? देखिए, बाघों की मौत के कारण अलग अलग हैं। आपको बता दें, प्राकृतिक और अन्य कारणों से 79 बाघों की मौत हो गई, जो WPSI द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार मौत का सबसे बड़ा कारण है। सीधी सी बात है कि बाघ भी जीवन चक्र से बंधे हैं। जीवन के बाद मृत्यु एक अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके बाद अवैध शिकार के कारण 55 बाघों की मौत हुई है। यह कारण सोचने का विषय है। आगे बात की जाए तो आपसी लड़ाई या संघर्ष में 46 बाघों की मौत हुई है। देखिए, बाघों के निरंतर संरक्षण से इनकी संख्या तो निश्चित रूप से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जंगल नहीं बढ़ रहे। तो ऐसी स्थिति में जानवरों के बीच अपनी टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए संघर्ष होते रहते हैं। कहावत भी है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ऐसे ही आपसी झगड़ों में बाघों की मौत हो जाती है। आगे और भी कारण बताए गए हैं, जैसे बचाव या उपचार के दौरान 14 बाघों की मौत हो गई। कई बार बाघ जंगल से दूर भी नई टेरिटरी की तलाश में चले जाते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह ट्रेन या सड़क दुर्घटना की वजह से भी 7 बाघ मारे गए। 2 बाघों को अन्य प्रजातियों द्वारा मार दिया गया, जबकि एक को वन विभाग या पुलिस ने गोली मार दी या ग्रामीणों ने मार डाला। आपको बता दें, 9 अप्रैल 2023 को जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के 5वें चक्र के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2018 से 2022 तक 200 बढ़ गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3167 थी, जबकि 2018 में 2967। अगली खबर भारत की आधी आबादी की सेहत से रिलेटेड है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया है कि भारत में लगभग 50% से ज्यादा गर्भवती महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। देखिए, एनीमिया स्वास्थ्य संबंधित एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर एनीमिया वो भी प्रेगनेंसी के समय। भारत में स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में एनीमिया मां के लिए तो मुश्किलें खड़ा करता ही है, लेकिन इसके साथ ही विकसित हो रहे भ्रूण पर भी बुरा असर डालता है। उदाहरण से समझे तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में एनीमिया समय से पहले जन्म, भ्रूण के विकास के साथ साथ गर्भपात और उच्च शिशु मृत्यु दर से लेकर मातृ मृत्यु के 20 से 40% मामलों के लिए जिम्मेदार है।
आमतौर पर लोग एनीमिया का मतलब समझते हैं खून की कमी, लेकिन WHO के मुताबिक एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसके दौरान खून में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। क्या आपको पता है कि हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए? पुरुषों में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, जबकि महिलाओं में यह 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। लेकिन प्रेग्नेंट महिला की बात करें तो मानकों के आधार पर अगर प्रेग्नेंट महिला के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे कम होती है तो उसे अनीमिया से पीड़ित माना जाता है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि हीमोग्लोबिन को लेकर इतना हो हल्ला क्यों है? आखिर हीमोग्लोबिन इतना जरूरी क्यों है? आपको बता दें, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बना रहे इसके लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि शरीर में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसकी वजह से खून शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता, जिसके कारण थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कई मामलों में तो यह कमी जानलेवा भी साबित हो सकती है। चलिए अब थोड़ा आंकड़ों के सागर में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि आंकड़े ही असली तस्वीर बताते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 52.2% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। हालांकि NFHS 4 के अनुसार यह आंकड़ा 50.4% था। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आंकड़ों के अनुसार जहां 2019 से 2021 के बीच शहरी क्षेत्रों में रहने वाली 45.7% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 54.3% था। अगर 15 से 49 वर्ष की उम्र के बीच की सभी महिलाओं को देखें तो जहां 2015-16 में इस आयु समूह की 53.1% महिलाएं एनीमिया के शिकार थीं, वहीं 2019 से 2021 के दौरान यह आंकड़ा 4% की वृद्धि के साथ बढ़कर 57% पर पहुंच गया था। मतलब एनीमिया से पीड़ित होने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर आपने गौर से सुना होगा तो आप समझ पाए होंगे कि इस दौरान सुधार आने की वजह सिचुएशन कहीं ज्यादा गंभीर हो गई है। ऐसे में सोचने का विषय है कि आखिर क्यों भारत में इतनी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। देखिए, भारतीयों के खान पान में पोषण की कमी इसकी एक बड़ी वजह है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो और कौन से कारक हो सकते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हों? गर्भवती महिलाओं का एनीमिया से पीड़ित होने का संबंध उनकी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा के स्तर और आर्थिक समृद्धि से भी जुड़ा है। रिसर्च के मुताबिक गर्भावस्था से संबंधित एनीमिया अपर्याप्त पोषक आहार, आयरन की पर्याप्त मात्रा न मिल पाना या पहले से मौजूद स्थितियों के कारण हो सकता है। गर्भवती महिलाओं की उम्र, वजन और बॉडी मास इंडेक्स भी एक बड़ा फैक्टर है। वहीं अशिक्षित गर्भवती महिलाओं में एनीमिया पढ़ी लिखी महिलाओं से 37% अधिक पाया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। भारत में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की डोज वितरित करना और पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। इस तरह के कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद गर्भवती भारतीय महिलाओं में एनीमिया एक आम समस्या बनी है। नाटो को जल्द ही अपना एक नया मेंबर मिलने वाला है। दरअसल स्वीडन एक लंबे समय से बाहें फैलाकर नाटो को अपनाने की ख्वाहिश दिल में दबाए बैठा है, लेकिन कुछ देश हैं जो ऐसा नहीं होने दे रहे। स्वीडन की नाटो में सदस्यता के विरोध में 2 देश मजबूती से डटे हुए थे। ये हैं तुर्की और हंगरी। लेकिन अब स्वीडन के रास्ते का एक कांटा दूर होने की संभावना दिख रही है। हाल ही में तुर्की की संसद की विदेश मामलों की समिति ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली को हरी झंडी दिखा दी। फिलहाल तुर्की की संसद में राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के गठबंधन के पास बहुमत है और ऐसा समझा जा रहा है कि तुर्की स्वीडन का नाटो तक का रास्ता अब क्लियर कर देगा। आपको बता दें, नाटो की सदस्यता किसी भी अन्य यूरोपीय राज्य के लिए खुली है जो इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की स्थिति में है। देखिए, नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी एक नाटो सदस्य देश पर हमला हो जाता है
तो यह नहीं समझा जाए कि वह देश अकेला है, बल्कि ये माना जाएगा कि सभी देशों पर हमला हुआ है और सभी देश हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए साथ आएंगे। नाटो को बनाए जाने के पीछे मुख्यतः दो कारण थे। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया था और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना करने का प्रयास किया था। अमेरिका ने इसका फायदा उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। इसके कारण यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण के लिए तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा कर सके और फिर नाटो संगठन बनाया गया। दूसरा कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम यूरोपीय देश आर्थिक रूप और सैन्य रूप से कमजोर हो गए थे। ऐसे सिचुएशन में उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी उम्मीद था। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का रास्ता क्लियर हो गया। नाटो को बनाए जाने के मकसद थे यूरोप पर आक्रमण के समय एक अवरोधक की भूमिका निभाना, दूसरा सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, और तीसरा मकसद सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा अम्ब्रेला प्रदान करना। फिलहाल नाटो में 31 सदस्य हैं और नाटो का सबसे नया सदस्य है फिनलैंड। यह 2023 में ही नाटो का सदस्य बना है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का बयान अभी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल विज्ञान भारती द्वारा आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन में बोलते हुए एस सोमनाथ ने कहा, अगले 25 वर्षों में अमृतकाल के दौरान भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। आपको बता दें, विज्ञान भारती भारत में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन है। एस सोमनाथ ने आगे बताया कि इसरो 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है और अगले 7 वर्षों में यानी 2035 तक इसरो और भी कई मॉड्यूल बनाएगा और अंतरिक्ष स्टेशन को पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, 2028 का प्रक्षेपण एक रोबोटिक मॉड्यूल का होगा जहां इसरो डॉक प्रक्रिया कर पाएगा। एक इंसान का अंतरिक्ष स्टेशन पर जाना 2035 के बाद ही संभव हो सकता है। इसरो द्वारा 2028 तक का लक्ष्य इसलिए रखा गया है क्योंकि 2028 में पहले मॉड्यूल के लॉन्च के लिए फिलहाल इसरो के पास एक शक्तिशाली रॉकेट नहीं है। इसरो के पास अभी LVM-3 नामक एक रॉकेट है जो केवल 10 टन भर अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसलिए पहला मॉड्यूल 8 टन का बनाया जाएगा और फिर इसी को 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। एस सोमनाथ ने यह भी कहा कि इसरो 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने के लिए भारी भरकम वजन ले जाने के लिए सक्षम एक प्रक्षेपण यान विकसित कर रहा है। इसरो जो प्रक्षेपण यान विकसित कर रहा है वो लगभग 20 टन भार ले जाने में सक्षम होगा। हालांकि इसे विकसित करने में लगभग 7 साल लगेंगे। आपको बता दें, भारत के अपने स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का नाम दिया गया है। पहला सवाल है, नाटो से रिलेटेड निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नाटो केवल एक सांस्कृतिक संगठन है। नाटो का सबसे नया सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। केवल एक कथन सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में एनीमिया से पीड़ित होने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? बच्चे का समय से पहले जन्म, भ्रूण के विकास के साथ साथ गर्भपात, उच्च शिशु मृत्यु दर, निम्न शिशु मृत्यु दर। चलिए देखें, पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, शैव संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। वायु पुराण में शिवलिंग की पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। 1, 2 और 4 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, 1, 3 और 4 सही हैं, या फिर 1, 2 और 3 सही हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न था, हाल ही में गृह मंत्री ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? भोपाल, रायपुर, पटना या फिर चंडीगढ़? सही जवाब है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। हाल ही में जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम अंतरिक्ष यान 1 महीने की लंबी जर्नी के बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। अगर आगे सब ठीक रहता है तो जापान चांद पर रोबोटिक यान की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन जाएगा। यह सॉफ्ट लैंडिंग जापान के साथ साथ पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय और आम लोगों के लिए खुशी की बात साबित होगी। लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र के गलियारों में धीमी आवाज में ये बात चल रही है कि शायद
स्लिम की सफलता या विफलता भारत के आगामी चंद्रयान-4 मिशन को प्रभावित कर सकती है। चलिए फिर साथ में समझ लेते हैं आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि स्लिम क्या है और इसमें क्या खास बात है। स्लिम जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा द्वारा बनाया गया एक अंतरिक्ष यान है। इसे 7 सितंबर 2023 को तनेगाशिमा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय इसका वजन केवल 590 केजी था। यह चंद्रयान-3 के वजन का लगभग 7वां हिस्सा है। चंद्रयान-3 का वजन लॉन्च के समय 3900 केजी था। ऑब्वियसली चंद्रयान-3 मिशन उपकरणों का एक बड़ा समूह भी साथ ले गया था, इसलिए भारी था। स्लिम को H2A रॉकेट पर अगली पीढ़ी के एक्सरे अंतरिक्ष दूरबीन एक्सरिज्म के साथ लॉन्च किया गया था। जाक्सा ने स्लिम और एक्सरिज्म को एक साथ लॉन्च करने की योजना बनाई थी, इसलिए एक्सरिज्म को तैयार करने में देरी के कारण स्लिम की लॉन्च तिथि 2021 से टलकर 2023 हो गई। भारत के चंद्रयान-3 मिशन के सफल होने और रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान के विफल होने के 2 सप्ताह के बाद ही जाक्सा ने स्लिम को लॉन्च किया था। आपको बता दें कि स्लिम इस साल चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का जापान का दूसरा अटेम्प्ट है। अब समझते हैं कि स्लिम में क्या खास बात है। स्लिम हल्का है क्योंकि इसमें बहुत कम ईंधन लगता है। चंद्रयान-3 कुल 3.9 टन का था, जिसमें अकेले प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2.1 टन था। यही कारण है कि चंद्रयान-3 मिशन, जिसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, होहमैन ट्रांसफर ऑर्बिट नामक रास्ते पर चलते हुए 1 महीने से भी कम समय में चंद्रयान-3 चंद्रमा तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ इसी यात्रा में स्लिम को 4 महीने लग गए, क्योंकि इसने कमजोर स्थिरता सीमा सिद्धांत के आधार पर लंबे लेकिन अधिक ईंधन किफायती रास्ते को चुना है। कुल मिलाकर स्लिम को आप अंतरिक्ष यानों का बजाज प्लैटिना भी कह सकते हैं। मतलब स्लिम का बढ़िया माइलेज निकल कर आया है। यह सब ठीक है, लेकिन स्लिम चंद्रमा पर पहुंचने के बाद क्या काम करेगा? देखिए, जैसे रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है, विराट को रन मशीन कहा जाता है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, वैसे ही स्लिम को मून स्नाइपर कहा जाता है। स्लिम का मून स्नाइपर होना ही इसकी असाधारण विशेषता है। अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी जैसे गेम खेले होंगे, ऐसे खेलना नहीं चाहिए, तो आपको पता होगा कि स्नाइपर एक गन होती है जो अचूक निशाना लगाने के लिए डिजाइन की जाती है। स्लिम भी चांद पर अचूक निशाना लगाएगा, लेकिन यह निशाना चांद को तबाह करने का नहीं होगा, बल्कि यह निशाना होगा इसकी लैंडिंग का। यह अपने चुने हुए लैंडिंग स्पॉट के 100 मीटर के भीतर उतरने का प्रयास करेगा। चंद्रमा पर उतरने वाले मिशनों के इतिहास को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह असामान्य है। उदाहरण के लिए चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को एक क्षेत्र में उतारने के लिए डिजाइन किया गया था, जो 4 किलोमीटर लंबी डाउन रेंज और 2.5 किलोमीटर चौड़ी क्रॉस रेंज का था। और फाइनली यह पूर्व निर्धारित स्पॉट से 350 मीटर दूर एक स्थान पर उतरा। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर में 20x7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के सेंटर पर लैंड कराने का तय किया गया था और यह उतरा 2.4 किलोमीटर दूर। इतिहास में सबसे सटीक चंद्रमा लैंडिंग चीन के चांगई 3 अंतरिक्ष यान की थी। यह 2013 में चंद्रमा पर मारे एम्ब्रियम नामक स्पॉट में अपने चुने हुए स्थान से मात्र 89 मीटर दूर उतरा था। हालांकि लैंडिंग की रेंज काफी बड़ी तय की गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि स्लिम इतना खास क्यों है। स्लिम चंद्रमा पर अब तक तय की गई सबसे छोटी लैंडिंग रेंज में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने वाला है। देखिए, ईंधन को छोड़कर इसका वजन केवल 120 केजी ही है। इसका कम वजन और इसका छोटा आकार इसे अधिक गतिशीलता प्रदान करके इस प्रयास में मदद करेगा। अब आते हैं शुरुआत के सवाल की तरफ कि कैसे स्लिम चंद्रयान-4 को प्रभावित करेगा। आपको पता ही है कि इसरो ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर यान की सॉफ्ट लैंडिंग करके अपने चंद्रयान-3 मिशन को कंप्लीट किया। इसी के साथ भारत के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का दूसरा चरण भी समाप्त हो गया। अब चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तीसरे चरण का पहला मिशन होगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी ल्यूपेक्स मिशन, चंद्रयान-4। इसी को कहते हैं चंद्रयान-4। ल्यूपेक्स एक भारतीय जापानी संयुक्त प्रयास होगा। हालांकि जाक्सा ने ल्यूपेक्स को मंजूरी दे दी है, लेकिन भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यह 2026 में लॉन्च होने वाला है। यह चंद्रयान-3 की तुलना में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बहुत करीब एक क्षेत्र का पता लगाएगा और यही बात है जो स्लिम के परफॉर्मेंस पर टिकी हुई है। अब चंद्रमा के दोनों ध्रुवों के पास का इलाका गोल्फ कोर्स के जैसा सपाट तो है नहीं। ये इलाका है चट्टानी, कई गड्ढों से और खड़ी ढलानों से भरा हुआ। अब अगर यहीं चंद्रयान-4 को उतरना है तो मिशन की सटीकता एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अगर साइट पर नहीं उतरा जा सकता तो यान को यथासंभव साइट के करीब उतरना होगा। अब अगर स्लिम सटीक लैंडिंग का कारनामा कर दिखाता है तो चंद्रयान-4 के सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
आज है 28 दिसंबर। आज ही के दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत एक ऐसी पार्टी के रूप में हुई जो शुरुआत में केवल भारत में ब्रिटिश नीति को प्रभावित करना चाहती थी। बाद के समय में यह भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के शीर्ष पर आ गई। फिर स्वतंत्रता के बाद के भारत में यह एक महत्वपूर्ण पार्टी बनी और आज इस पार्टी में गिरावट भी देखी जा रही है, जो आज भी जारी है। तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इसके बारे में सामान्य सी चर्चा करते हैं। देखिए, कांग्रेस के गठन से पहले देश में अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। 19वीं सदी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में लगे हुए थे, लेकिन इस विचार को प्रैक्टिकल रूप देने का श्रेय एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को मिला। 1884 में A.O. ह्यूम के प्रयास से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी। इस यूनियन ने पुणे में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और इस कार्य का उत्तरदायित्व भी A.O. ह्यूम को ही दिया गया। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने से यह सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ। सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और यहीं सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ। A.O. ह्यूम के अलावा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख आर्किटेक्ट माने जाते हैं। 28 दिसंबर 1885 को 72 समाज सुधारक, पत्रकार और वकील बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के लिए एकत्र हुए। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जो उस समय कलकत्ता कहा जाता था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी बने। इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि 1887 में मद्रास में हुआ। वहीं 1888 में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने, जो कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष थीं। वहीं दूसरी महिला और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थीं, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनाई गई थी। महात्मा गांधी ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव सम्मेलन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आजादी के बाद 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था जयपुर में, और इस अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के मकसद की बात करें तो प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला था लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। दूसरा था भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना और राजनीतिक शिक्षा देना। तीसरा था उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन और समर्थन। चौथा था लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी भावना विकसित करना। देखिए, कांग्रेस की स्थापना की जब भी बात होती है तो सेफ्टी वॉल्व कॉन्सेप्ट की भी बात होगी। आइए समझते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या था। कहा जाता है कि A.O. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की व्यवस्था करना। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए A.O. ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि जल्द ही फिर से एक राष्ट्रीय विद्रोह होने वाला है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी हुई भावनाओं को बाहर निकलने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था बन जाएगी और इस तरह ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार की हानि से बच जाएगी। इसलिए A.O. ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया था कि वह कांग्रेस की स्थापना में किसी भी तरह की रुकावट पैदा न करें। इसी को सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए भयानक है, हम इसके बारे में हर समय सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के अनुसार हर साल 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है और इसमें से सभी का रिसाइकल नहीं किया जाता। यह प्लास्टिक संपूर्ण मानव आबादी के वजन के बराबर है। अब मैं जल्दी से कुछ फैक्ट्स और कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दुनिया में उत्पादित कुल प्लास्टिक का केवल 9% ही रिसाइकल होता है। दुनिया भर में हर मिनट 2 मिलियन प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। हर दिन हर मिनट 1 ट्रक प्लास्टिक समुद्र में फेंक दिया जाता है। दुनिया भर में समुद्र तट पर 73% कूड़ा प्लास्टिक है। हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं। 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो सकता है। महासागरों को प्रदूषित करने वाला 95% प्लास्टिक 10 नदियों द्वारा बहाया जाता है। 2050 तक 99% समुद्री पक्षी प्लास्टिक खा रहे होंगे। औसतन व्यक्ति हर साल
70,000 माइक्रो प्लास्टिक खाता है। ये फैक्ट्स बहुत डराने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। हाल ही में खबर आई है जिसमें बहुत जल्द दुनिया से सभी प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने का दावा किया जा रहा है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ऐसी प्रोसेस को डेवलप किया है जिसका उपयोग करके कई अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकिल करना बहुत आसान बन जाएगा। इस प्रोसेस में बड़ी मुश्किल से रिसाइकिल होने वाले मटेरियल जैसे पॉलीमर, रबर, जेल और चिपकने वाले सभी पदार्थों की पूरी श्रृंखला को आसानी से रिसाइकिल कर सकते हैं। देखिए, मुख्यतः थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट्स दो प्रकार के प्लास्टिक हैं। ये दोनों पॉलीमर नामक अणुओं की लंबी श्रृंखला से बने हैं, लेकिन गर्म होने पर अलग अलग बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। थर्मोप्लास्टिक को अधिक तापमान तक गर्म किया जा सकता है, एक सांचे में डाला जा सकता है और फिर मनचाहा आकार में ढालने के लिए ठंडा किया जा सकता है। बाद में इन्हें पिघलाया जा सकता है और रिसाइकलिंग करके अन्य आकार दिया जा सकता है। हालांकि खींचने या तनाव देने पर ये टूट सकते हैं। वहीं थर्मोसेट प्लास्टिक में पॉलीमर श्रृंखलाओं को एक नेटवर्क बनाने के लिए क्रॉस लिंक किया जाता है, जो उन्हें मजबूत और लचीला बनाता है। इनका उपयोग अक्सर मिश्रित सामग्री, पेंट, कोटिंग्स, रबर और जेल में किया जाता है। क्रॉसलिंक किसी पॉलीमर या अन्य जटिल अणु में परमाणुओं की अलग अलग श्रृंखलाओं के बीच एक रासायनिक बॉन्ड है। क्रॉसलिंक वाले प्लास्टिक गर्म होने पर पिघलने के बजाय जल जाते हैं। इस वजह से इनको रिसाइकिल करना बहुत कठिन है। अब शोधकर्ताओं ने थर्मोसेट पॉलीमर में घुलने वाले या डिग्रेडेबल बॉन्ड बनाने का एक तरीका विकसित किया ताकि उन्हें अधिक आसानी से दोबारा उपयोग करने लायक बना सके। शोधकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि इस मॉडल प्रणाली को चिपकने वाले सीलेंट और इलास्टोमर सहित अन्य प्रकार के पॉलीमर पर लागू किया जा सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ वक्त में हम सभी प्रकार के प्लास्टिक्स को रिसाइकिल कर पाएंगे और प्लास्टिक प्रदूषण को जड़ से खत्म कर पाएंगे। चलिए अगली खबर देखें। आप कभी ना कभी मॉल जरूर गए होंगे। सामान खरीदने के बाद जब आप किसी दुकान के बिलिंग काउंटर पर जाते हैं तो आपको एक कैरी बैग लेने के लिए अक्सर कहा जाता होगा, लेकिन ये कैरी बैग दुकानदार फ्री में नहीं देता, इसका भी कुछ चार्ज लिया जाता है। आप भी सोचते होंगे कि एक तो इतना खर्च करके सामान खरीदा और कैरी बैग का भी पैसा लिया जा रहा है। इतना सामान लेने के बाद कैरी बैग मिलना तो कस्टमर का जन्मसिद्ध अधिकार की तरह होना चाहिए। ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ। उससे भी कैरी बैग का पैसा लिया गया। पेपर कैरी बैग के लिए 7 रुपए मांगे गए, लेकिन व्यक्ति नाराज हो गया और उपभोक्ता न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया, क्योंकि बात पैसे की नहीं है बल्कि कस्टमर के अधिकार की थी। अब इस मामले पर दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दुकानदार को पेपर कैरी बैग के लिए 7 रुपए वसूलने पर 3,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कुछ समय पहले बेंगलुरु स्थित एक उपभोक्ता अदालत ने अपने लोगो वाले बैग के लिए 20 रुपए वसूलने के लिए फर्नीचर कंपनी आइकिया पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। चंडीगढ़ में एक स्टोर को चंडीगढ़ उपभोक्ता न्यायालय द्वारा 26,000 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसने भी एक ग्राहक को कैरी बैग के लिए 10 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा। इन फैसलों के बावजूद रिटेलर्स ये तर्क देते हैं कि कोई भी कानून उन्हें ग्राहक से कैरी बैग के लिए पैसे लेने से नहीं रोकता। तो आइए समझ लें कि कानून है क्या। दरअसल समस्या की जड़ें आज से 13 साल पहले 2011 में देखने को मिलती हैं। 2011 में केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम लाया गया था। इसमें कहा गया था कि रिटेलर्स द्वारा उपभोक्ताओं को कोई भी कैरी बैग मुफ्त में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, लेकिन इस मामले में कैरी बैग का मतलब प्लास्टिक बैग था और यह नियम प्लास्टिक बैग के उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया। रिटेलर्स ने इस नियम में लूपहोल ढूंढ लिया और इस नियम का फायदा उठाया। रिटेलर्स ने कागज और कपड़े की थैलियों के लिए भी चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसका नियमों में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा स्थानीय नागरिक निकायों को इनपुट की लागत और अपशिष्ट प्रबंधन की लागत को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक कैरी बैग की कीमत निर्धारित करनी थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। यह देखते हुए रिटेलर्स पेपर बैग के लिए चार्ज कर रहे थे और स्थानीय नागरिक कैरी बैग की कीमत तय करने में विफल रहे थे। केंद्र सरकार ने 2016 में इन नियमों में संशोधन किया। इसने कैरी बैग का स्पष्ट मूल्य निर्धारण नामक एक नया खंड पेश किया। इसमें प्लास्टिक बैग बेचने वाले रिटेलर्स से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करने को कहा गया और यह भी कहा गया कि दुकानों में नोटिस लगाना होगा कि प्लास्टिक बैग केवल भुगतान पर ही प्रदान किए जाएंगे।
हालांकि ये भी काम नहीं आया। सरकार 2018 में एक और संशोधन लेकर आई जिसमें 2016 के खंड को पूरी तरह से हटा दिया गया। नए नियमों में कैरी बैग की कीमत के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और पिछले नियमों की तरह पेपर कैरी बैग के बारे में भी कुछ विशेष नहीं कहा गया है। इसलिए रिटेलर्स का तर्क है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो स्पष्ट रूप से कहता हो कि ग्राहकों को कैरी बैग मुफ्त में दिए जाने चाहिए। अब सवाल है कि क्या रिटेलर्स कैरी बैग के लिए ग्राहकों से कानूनी तौर पर शुल्क ले सकते हैं? जी हाँ, रिटेलर्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कई उपभोक्ता अदालतों ने माना है कि कस्टमर्स को पहले से सूचित किए बिना बैग के लिए चार्ज करना गैर कानूनी है। उदाहरण के लिए हाल के मामले में दिल्ली में उपभोक्ता अदालत ने माना कि पेमेंट प्रोसेस के दौरान कैरी बैग शुल्क के बारे में जानकारी प्रदान करने से ग्राहक को परेशानी होती है। अदालत ने कहा यह उपभोक्ता के किसी विशिष्ट आउटलेट को चुनने या न चुनने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने के अधिकार को भी प्रभावित करता है। इसी तरह 2021 में हैदराबाद की एक उपभोक्ता अदालत ने फैसला सुनाया कि रिटेलर्स जिस पर एक उपभोक्ता द्वारा मुकदमा दायर किया गया था को सभी ग्राहकों को मुफ्त कैरी बैग प्रदान करना होगा यदि बैग पर कंपनी का लोगो छपा है तो। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि रिटेलर्स ग्राहकों की पूर्व सूचना और सहमति से सादे कैरी बैग के लिए शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लिटन? अगला प्रश्न है, पेंटोइया टैगोरी बैक्टीरिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैक्टीरिया पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, नाटो से रिलेटेड निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नाटो केवल एक सांस्कृतिक संगठन है। नाटो का सबसे नया सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत हैं। अगला सवाल था, प्रेगनेंसी की कंडीशन में एनीमिया से पीड़ित होने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? बच्चे का समय से पहले जन्म, भ्रूण के विकास के साथ साथ गर्भपात, उच्च शिशु मृत्यु दर या फिर निम्न शिशु मृत्यु दर। सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्न शिशु मृत्यु दर। अगर आप किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ मंगाएं या फिर ना मंगाएं, दाल तड़का जरूर मंगवाते होंगे। खासतौर पर अगर आप बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान इत्यादि राज्यों से हैं, मतलब अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो दाल आपके घर में लगभग रोज बनती होगी और आप में से कई लोगों की दाल फेवरेट भी होगी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि हर घर की जरूरत दाल पिछले कई सालों से लगातार महंगी होती जा रही है। खास तौर से अरहर दाल की कीमतों में हर वर्ष अप्रत्याशित उछाल देखने को मिलता है। तो क्या दाल खाना छोड़ दें? सरकार का कहना है कि नहीं, आप दाल भरपूर खाइए, लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने इसकी कीमतें गिराने का प्रबंध कर दिया है। फिलहाल दालों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने उड़द और अरहर दाल के मुक्त आयात को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया है। इससे पहले मार्च 2022 में सरकार ने अरहर और उड़द दालों के मुक्त आयात की अनुमति दी थी। अब आयातक बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के कितनी भी मात्रा में उड़द और अरहर दाल का आयात कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मुक्त आयात की अनुमति देने से क्या होगा। दरअसल सरकार ने यह कदम देश में पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और इन दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। जब बाहर से दालों का आयात होगा तो भारत में दाल की आपूर्ति बढ़ेगी और आपूर्ति बढ़ेगी तो कीमतें कम होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि भारत में दाल का उत्पादन कम होता है। देश में दाल का उत्पादन भरपूर होता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2020-21 में भारत में कुल दलहन उत्पादन करीब 2.6 करोड़ टन था। वहीं भारत में सर्वाधिक अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्य आते हैं, जबकि सभी तरह के दालों के मामले में सर्वाधिक बड़े उत्पादक राज्यों को देखें तो इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का नाम शामिल है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तो है, लेकिन सबसे बड़ा आयातक भी है और उपभोक्ता भी। आपको हैरानी होगी कि भारत में दलहन का उत्पादन वैश्विक उत्पादन का लगभग 25% है। वहीं यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 15% और विश्व की कुल खपत का 27% है। फिर आयात करने की जरूरत पड़ती क्यों है? जवाब है जनसंख्या का विशाल आकार। उत्पादन तो बहुत होता है, लेकिन भारत की जनसंख्या के लिए यह अभी भी कम है। इसलिए बढ़ती जरूरतों के कारण भारत अभी भी दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के बजाय आयात पर निर्भर बना है।
अच्छा उत्पादन होने के बावजूद भारत अपनी दालों की जरूरत का 10 से 12% आयात से पूरा करता है। तो अब सवाल है कि किस देश से हम दाल का आयात करते हैं। देखिए, भारत दालों का सर्वाधिक आयात कनाडा और उसके बाद म्यांमार से करता है। भारत सरकार ने दालों के आयात के लिए विदेशों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे भारत एक समझौते के तहत 2021 से 2025 तक मोजाम्बिक से प्रति वर्ष 2 लाख टन अरहर का आयात करेगा। इसके अलावा 2025 तक मलावी से प्रति वर्ष 50,000 टन अरहर और 2025 तक म्यांमार से प्रति वर्ष 1 लाख टन अरहर का आयात करेगा। भारत सरकार ने यह अधिसूचित भी किया है कि म्यांमार, मलावी और मोजाम्बिक से दालों के आयात को 5 बंदरगाहों मुंबई, तूतीकोरिन, चेन्नई, कोलकाता और हजीरा के माध्यम से अनुमति दी जाएगी। कमेंट करके बताइए कि तूतीकोरिन और हजीरा बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। हाल ही में भारत के 5 हाईकोर्ट को अपने नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। चलिए नामों की चर्चा कर लेते हैं। जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का सुझाव दिया है। साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित किया गया है। और अंत में उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR सारंगी को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है। चलिए इस खबर के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं। देखिए, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो सिस्टम है उसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है और ट्रांसफर भी करता है। यह सिस्टम संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। अब सर्वोच्च न्यायालय का भी कॉलेजियम होता है और उच्च न्यायालय का भी। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब CJI और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के मुख्य और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी यानी अगले CJI के नाम की सिफारिश करते हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिए नामों के चयन का प्रस्ताव CJI द्वारा शुरू किया जाता है। CJI कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ साथ उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाताओं को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करानी होती है। इसके पश्चात कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिशें भेजता है, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य से न होकर किसी अन्य राज्य से होगा। हालांकि चयन का निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है। इसके लिए प्रस्ताव को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करने के बाद पेश किया जाता है। इसके बाद यह सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। आपको बता दें, कॉलेजियम प्रणाली को लेकर देश में कई विवाद भी हुए हैं। कुछ समय पहले तत्कालीन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा था कि न्यायाधीश योग्यता को दरकिनार कर अपने पसंद के लोगों की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली CJI पद के उम्मीदवार के परीक्षण के लिए कोई स्टैंडर्ड का पालन नहीं करती, जिसके कारण नियुक्ति में पक्षपात और भाई भतीजावाद होने की संभावना होती है। यह न्यायिक प्रणाली को गैर पारदर्शी बनाती है। यह देश में लॉ एंड ऑर्डर के रेगुलेशन के लिए अत्यंत हानिकारक है। आलोचकों ने यह भी कहा है कि इस सिस्टम में कोई आधिकारिक सचिवालय शामिल नहीं होता, इसलिए कॉलेजियम प्रणाली को एक क्लोज्ड डोर अफेयर के रूप में देखा जाता है। मतलब सारे डिसीजन बंद कमरे में होते हैं। या कह सकते हैं कि कॉलेजियम के काम करने के तरीकों और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम में सुधार की कोशिश नहीं की गई,
कॉलेजियम सिस्टम को 99वें संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। कमेंट करके बताइए कि देश में कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए या फिर नहीं। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दावा किया है कि चीन के साथ ताइवान का रीयूनिफिकेशन होकर ही रहेगा। शी जिनपिंग ने यह टिप्पणी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से तुंग के जन्म की 130वीं वर्षगांठ के मौके पर की। आपको बता दें, अगले महीने ताइवान में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही बीजिंग ने अपना दीर्घकालिक रुख जता दिया है। ताइवान खुद को एक संप्रभु देश के रूप में देखता है, हालांकि चीन द्वीप को अपने नियंत्रण में लाने के लिए जुटा हुआ है। चलिए समझते हैं कि चीन और ताइवान की कहानी क्या है और क्यों चीन के लिए ताइवान जरूरी है। इसके लिए थोड़ा इतिहास की ओर चलना पड़ेगा। बहुत पहले चीन में एक पॉपुलर राजवंश हुआ करता था, नाम था चिंग राजवंश। इस वंश के शासन के दौरान ताइवान चीन के कंट्रोल में आ गया था। कई सालों बाद 1895 में चीन जापान का पहला युद्ध हुआ। चीन इसमें हार गया। चीन की हार के बाद ताइवान जापान को दे दिया गया। ताइवान को पहले फार्मोसा आइलैंड कहा जाता था। फिर 1945 में जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया। हारने के बाद चीन ने ताइवान पर नियंत्रण कर लिया। फिर ताइवान के राष्ट्रवादियों और चीनी कम्युनिस्टों के बीच गृह युद्ध हुआ। इसके कारण राष्ट्रवादियों को 1949 में ताइवान से पलायन करना पड़ा। यहाँ एक व्यक्ति हुए चियांग काई शेक। इन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम था कुओमिंतांग पार्टी। इस पार्टी ने कई वर्षों तक ताइवान पर शासन किया था और यह यहां अभी भी एक प्रमुख राजनीतिक दल है। चीन अब भी ताइवान को एक चीनी प्रांत मानता है, लेकिन ताइवान का तर्क है कि यह कभी भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा नहीं था। इसी से रिलेटेड है वन चाइना पॉलिसी। इसका मतलब चीन की एक ऐसी नीति जिसके मुताबिक चीन नाम का सिर्फ एक ही राष्ट्र है और ताइवान कोई अलग देश नहीं बल्कि चीन का ही एक अलग प्रांत है। वर्तमान में चीन के राजनयिक दबाव के कारण केवल 13 देशों ने ही ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी है। वहीं अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और ताइपे के साथ संबंध बनाए रखने के साथ उसे हथियार भी बेचता है। लेकिन अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर पीआरसी की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी किया है। देखिए, ताइवान की भौगोलिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चीन, जापान और फिलीपींस के पास पश्चिमी प्रशांत महासागर में सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन सागर के लिए एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार बनाता है, जो वैश्विक व्यापार तथा सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसके साथ ही ताइवान सेमीकंडक्टर सहित उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रमुख उत्पादक है और यहाँ विश्व की कुछ सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां भी स्थित हैं। ताइवान विश्व के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। कुल मिलाकर ताइवान एक बहुमूल्य राज्य है और चीन कभी नहीं चाहेगा कि ताइवान चीन से अलग होकर रहे। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में भाषा विवाद गहरा गया है। बेंगलुरु में एक प्रो कन्नड़ संगठन ने विज्ञापनों और साइन बोर्ड्स में अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल का विरोध करने के लिए हाल ही में दुकानों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की। यहाँ एक क्षत्रिय संगठन है, ये नाम है कर्नाटक रक्षणा वेदिके यानी केआरवी। केआरवी का आदर्श वाक्य है, कन्नड़ जाति है, कन्नड़ धर्म है और कन्नड़ भगवान है। यह राज्य के कुछ हिस्सों विशेषकर बेलगावी में राजनीतिक प्रभाव रखता है। इस संगठन के एक धड़े ने शहर में एक मार्च निकाला और साथ ही कई व्यापारिक केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस पर कई निवेशकों और व्यापारियों ने कानून व्यवस्था की स्थिति और व्यवसायों और दुकानों पर हमलों के बारे में चिंता जताई। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज की और 53 लोगों को गिरफ्तार किया। आइए समझते हैं माजरा क्या है और बेंगलुरु के होर्डिंग्स पर अंग्रेजी के इस्तेमाल का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल 1986 में सरोजनी महिषी रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि सभी साइन बोर्डों पर 60% नाम कन्नड़ में होना चाहिए, जबकि बाकी 40% किसी अन्य भाषा में हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि राज्य को कर्नाटक में कन्नडिगाओं के लिए अधिक नौकरियां सुनिश्चित करनी चाहिए। फिर 2019 में नागरिक निकाय के 2018 के आउटडोर साइनेज और सार्वजनिक संदेश उपनियमों पर आधारित एक आदेश जारी किया गया था।
यह आदेश सरोजिनी महिषी रिपोर्ट पर ही आधारित था। इसके तहत कन्नड़ विकास प्राधिकरण ने 2018 में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और उन्हें उन दुकानों का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया था जिनमें 60% साइन बोर्ड कन्नड़ में नहीं है। हालांकि निर्देश प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। इसके बाद केआरवी ने शहर भर के साइन बोर्डों में कन्नड़ को अनिवार्य करने वाले बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के आदेश को लागू करने के लिए बेंगलुरु में सभी प्रतिष्ठानों के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। हाल ही में नागरिक निकाय ने भी एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 28 फरवरी 2024 से पहले कन्नड़ में साइन बोर्ड लगाना होगा। अब सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर कन्नड़ भाषी कर्मचारियों, खासकर हिंदी पट्टी के कर्मचारियों की उपस्थिति के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में तनाव हो गया है। हिंदी के प्रयोग को लेकर ग्राहकों और अधिकारियों के बीच कुछ तकरार की खबरें भी आई। इसके अलावा राज्य से संचालित होने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्त नए कर्मचारियों की सूची में केवल कुछ स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है, जिससे प्रवासियों के खिलाफ भावना बढ़ गई है। ऐसा बोला जा रहा है कि दक्षिणी राज्य में हिंदी थोपी जा रही है। इन सभी घटनाओं के कारण कन्नड़ क्षत्रियता की भावना एकदम से भड़क उठी और ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कमेंट करके बताइए कि भाषा का विवाद होना चाहिए या फिर नहीं। पहला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? अगला सवाल है, पार्टिसिपेटरी नोट्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी नोट्स विदेशी निवेशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय उपकरण हैं। पी नोट्स को पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी किया जाता है। सही विकल्प चुनना है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन गलत है। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लिटन? सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न था, पेंटोइया टैगोरी बैक्टीरिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैक्टीरिया पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।